एक वक्त था जब हम लोगों को मछलियां खाने के लिए तालाबों पे जाना पड़ता था, बड़ी बड़ी नदियों पे जाना पड़ता था। उसके बाद से वक्त चेंज होता चला गया और अब वक्त आ गया है जब बहुत जबरदस्त तरीके से फिश फार्मिंग होने लगी है। अब लोग सिर्फ शौक में नहीं पालते हैं, बल्कि एक बहुत बढ़िया एक बिजनेस हो गया है जिससे आप बड़ी कमाई कर सकते हैं। हम लोग आए थे आज इत्तेफाक से, बासा है बाराबंकी में, और बासा में हमारे साथ ये फिसाल वाले भाई मौजूद हैं। इनके यहाँ पे फिश फार्मिंग है, बहुत इसके जानकार हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे इसके बारे में, इससे जुड़ी हुई तमाम सी जानकारियां लेंगे। पहले तो ये बताइए कि कभी आप फॉरेन में रहे और उसके बाद फिर बहुत हाई लेवल पढ़ाई करने के बाद एकदम से ये फार्मिंग में कैसे आ गए? इसका एक चीज़ है कि हमारे फादर की तबीयत खराब हुई, वो ऑन बेड रहे काफ़ी दिन तक, और यहाँ जब आए तो एक जिम्मेदारी थी हमारे घर पे। ये ब्रिक क्लीन जो है देख सकते हैं, इसका बिजनेस था, और पापा की बीमारी की वजह से काफ़ी बुरी हालत में था। तो अब हमारे छोटे भाई जो हैं हिसाल, उन्हें इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस से, तो जाहिर था घर की कोई जिम्मेदारी एक किसी को उठाना था, या तो हम रुकते या इसको सब वाइंड अप कर देते। तो इससे पहले आपने क्या MBA की पढ़ाई? MBA किया मार्केटिंग में, और इंडिया में भी जॉब की, और उसके बाद में ओवरसीज जॉब में सऊदी अरबिया और UAE, स्पेशली दुबई में ही पोस्टिंग रही हमारी। तो तकरीबन 11 साल वहाँ रहना हुआ, 5-6 साल के आसपास सऊदी अरबिया और 5.5 साल UAE। अच्छा, चलिए लौटे, आप अपने वतन लौटे, और ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हो गया? ये इंटरेस्ट है कि हमारा उस टाइम में ब्रिकलिन का बिजनेस जो था वो गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसीज़ की वजह से कुछ उसमें हम लोग को सही नहीं लग रहा था कि एवरी सेकेंड ईयर जो है हमें कोई ना कोई नया टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से इन्वेस्टमेंट के बाद में जो हालात चल रहे थे, उन हालात में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी उनके हिसाब से हमें वो कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं लग रहा था। और जो गिमिक्स होती थी वो हम लोग प्रेफर नहीं करते थे कि हम वो सेल्स गिमिक्स करके हम उससे करें, तो हमने उसे बंद किया। और हमारे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं इब्ने हसन साहब, प्रधान रहे हैं वो कायमा के, उनका काफ़ी करीब 10-20 साल का उनका एक्सपीरियंस था फिशरीज़ का, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पे फिशरीज़ कर लो। फिर हमने कुछ उसके जो बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं वो किया, हमें पसंद आया, बस उसके बाद शुरू कर दिया। तो अभी आपके यहाँ पे कौन सी यहाँ पे अवेलेबल है? देखिए, यहाँ के हिसाब से जो कमर्शियल फिश फार्मिंग है उसके लिए सबसे अच्छी जो ब्रीड है वो तो पंगेशियस है, जिसको आम तरीके से पंगास भी कहा जाता है, या बेकर के नाम से बाजार में बहुत है, जो लोकल उसका जो है उस पे जो है। और उसकी पॉपुलर होने की वजह यही है कि ये सिंगल कांटे की मछली होती है और जल्दी तैयार हो जाती है, तो इस वजह से बस। कितना टाइम लगता है इसका? आप ये कह लीजिए एक साइकिल है, टाइम लगने के लिए आपको 1 साल भी हो सकता है, और जो अगर जो प्रोफेशनली आपको करना है तो इसकी एक नर्सरी की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं हमारी ये इस साइड में हमने एक ही तालाब में टाइम सेविंग के लिए हमने उसी में नर्सरी कर रखी है। तो ये लिया हमने सीड परचेज की है। सीड परचेज करने के बाद में ये 3 स्टेप में, एक हैचरी है, फिर नर्सरी है, फिर फार्मिंग है। तो हैचरी का मतलब हुआ कि अंडे से बच्चे निकालना, तो वो पार्ट हम नहीं करते हैं, हम सीधा सीड खरीदते हैं। सीड का मतलब है छोटे बच्चे। ये कहाँ से अवेलेबल है? ये ज्यादातर तो बंगाल ही इसका सप्लायर है, और होने के लिए ये आंध्रा में भी होते हैं, लेकिन डिस्टेंस की वजह से हम लोगों को बंगाल ज़्यादा करीब पड़ता है, तो बंगाल से यहाँ फ्रीक्वेंटली जो है गाड़ियाँ आती रहती हैं लेके, और इस तरह से सीड परचेजिंग होती है। सीड को हम नर्सरी में करते हैं, यानी एक छोटे तालाब में ज़्यादा तादाद डाल देते हैं, और उसके बाद फिर जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, यानी आप ये कह लें कि एक करीब 50-70 ग्राम की हो जाती हैं, उस वक्त फिर इनको बड़े तालाब में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अभी जैसे आप देखेंगे ये हमारी बड़ी इधर मछलियाँ हैं, ये अभी थोड़ी सी और बड़ी होंगी, तो हमारी ये तालाब प्रिपरेशन पे हैं, इनमें तालाबों में शिफ्ट करके और ये जाल हटा दिया जाएगा, यही सीड इधर तालाब में फैल जाएगा। अच्छा, इनको क्या क्लाइमेट कैसा इनको चाहिए होता है? इनको क्लाइमेट बेसिकली 30 डिग्री जो इनका है, 27 डिग्री या 28 डिग्री से लेके 32 डिग्री तक ये बेस्ट इनके लिए रहता है। इतना टेम्परेचर इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और वैसे ये सर्वाइवल तो इनका 18 डिग्री 19 डिग्री तक हो जाता है, बशर्ते आप उसमें पानी एक्सचेंज करते रहें।
कितने टाइम पे? पानी एक्सचेंज का ये है कि आपको इसकी पीएच चेक करते रहना होता है और पानी की क्वालिटी, सीधी सी बात है कि तालाब की पानी की कोई भी चीज होगी वो फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करती है। सूरज नहीं निकल रहा है जाड़ों में तो टेम्परेचर जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जो कम गहरे तालाब होंगे वो उनका पानी खराब होने लगेगा। जैसे आप एक कह लीजिए कि अगर पानी को प्रोसेस ना किया जाए तो आप बॉटल में जो बंद करके पानी सेल करते हैं वो नहीं कर सकते क्योंकि पानी सड़ने लगेगा। तो सेम चीज़ यहाँ होती है कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तभी हमें ध्यान देना होता है कि पानी खराब हो रहा है। तो उस केस में हम जो ठंडक का वक्त होता है, यानी रात में आप महसूस करिए रात में 1 बजे के बाद ठंडक बढ़ती है तो रात में 1 बजे से 3 बजे तक वो पानी हम चलाते हैं। इसमें आउटलेट्स बने रहते हैं, ये इनलेट है, यहाँ से पानी जाता है और आउटलेट यहाँ पे बने हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, यानी एक सरफेस बॉटम से 1 फीट ऊपर और एक ऊपर बॉटम से 4 फीट ऊपर, 5 फीट पानी का रहता है। तो वो हम एक्सचेंज करते रहते हैं, एक तरफ से भरते रहते हैं दूसरी तरफ से निकालते रहते हैं। जाड़ों में जब हम भरते हैं पानी यहाँ पे तो जाड़ों में जाहिर सी बात है ऊपर की लेयर ठंडी हो जाती है तो हम पानी ऊपर का निकालते हैं। तो ये पानी जो इधर से इनलेट से जा रहा है वो नीचे के पानी को, ऊपर की लेयर को गर्म करता हुआ जाता है और इस तरह से पानी पूरा ओवरऑल गर्म रहता है। और गर्मियों में यही, जैसे अब ये बारिश का टाइम है तो बारिश के टाइम में हम क्या करते हैं कि पानी निकालते हैं और उसके बाद इधर से फ्रेश वाटर डालते रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि कुछ मछलियाँ होती हैं जो हम लोगों ने सुना है कि तो वो गहराई में रहती हैं और कुछ मछलियाँ होती हैं जो ऊपर की सतह पर रहती हैं, क्या है इसका? वो इसका ये है कि जो भी कैट फिशेज हैं वो कैट फिशेज में मोस्टली जो फिश फार्मिंग के लिए हैं वो सभी डुअल रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होती हैं। 2 तरीके से सांस लेती हैं वो, एक तो पानी की ऑक्सीजन से और दूसरी ऊपर की ऑक्सीजन से। हमारी डॉल्फिन है उसे आप देखेंगे कि वो पानी के ऊपर रहती है तो उसका डुअल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो पानी के ऊपर रह सकती है, हवा से सांस लेके जी सकती है। उसी तरह से पंगास है, उसी तरह से थाई मांगुर आती है, वो भी है जो तो बैन है, और दूसरी और कई सारी ब्रीड हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन है वो पंगेशियस ही है। और आईएमसी जो है वो सिंगल रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होती है, इसलिए वो तालाब की गहराइयों में रहती है। जो आम तरीके से हम लोग के तालाब हैं, जो कन्वेंशनल तालाब हैं कि खुदे हुए हैं 10 फीट 12 फीट गहरे तालाब होते हैं, और हमारे तालाब जो है उनमें 5 फीट पानी चाहिए होता है। इस मछली को आप कह सकते हैं 800 ग्राम से लेके 1 किलो तक वजन आने के लिए इसे 5-6 फीट पानी दिखाते हैं। अच्छा, ये प्रिकॉशंस में आपने ये पूरा वो लगा रखा है, जाल लगा रखा है, तो इसका सीधा सा एक लॉजिक होगा कि आपको जो इंसेक्ट है या उन सबसे बचाव के लिए? बिल्कुल, बर्ड्स सबसे बड़ी दुश्मन है इनकी। बर्ड्स के बाद में आपके सांप हैं और कछुए हैं, या इस तरह के जितनी भी स्पीशीज हैं जो तालाबों में होती हैं, उनके लिए आपने देखा होगा साइड में ये जाल लगे हुए हैं कि यहाँ से, अभी हमारे पास तो नहीं है इस टाइम, वरना अक्सर सांप इसमें फंसते रहते हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे के लिए सांप जो है वो सबसे उसका पसंदीदा है। हमारे लिए जैसे बिरयानी है वैसे सांप के लिए बच्चे हैं। तो ये पूरा साइड से भी कवर रहता है और बर्ड्स के लिए हमने ऊपर से कवर कर रखा है। अच्छा, कौन से सांप जो है वो ज्यादा? कोई भी, सबसे ज्यादा हमारी तरफ, अब ये तो डिपेंड करता है कि आपकी तरफ कौन से सांप ज्यादा है। जैसे हमारे यहाँ धामिन बहुत ज्यादा है और पानी के सांप बहुत ज्यादा है, तो अभी आप समझ लें 2 महीने के अंदर कम से कम कुछ नहीं तो 12 सांप के आसपास इसमें फंस चुके हैं बिरयानी के चक्कर में फंस गए। हाँ, बिरयानी के चक्कर में। आप लोग अपना खुद का बचाव कैसे करते हैं ये बताइए? हाँ, सांप तो एक ऐसी चीज है कि वो चूंकि स्टेपिंग जब होती है तो वो तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, उससे वो दूर भागते हैं, तो आदमी से तो वैसे भी दूर ही भागते हैं। और धामिन वगैरह तो ऐसे भी कोई ऐसे कोई खतरनाक कोई पॉइजन होते नहीं है वो। जी। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? अब यहाँ से आपने नर्सरी में लाए थे, नर्सरी से आपने इधर किया ये आप मान के चलिए कि हमें नर्सरी 3 महीने की हम रखते हैं। 3 महीने की नर्सरी के बाद ये उधर कर देंगे, 6 मंथ्स में वो हो जाएंगे। तो एक साइकिल जैसे हमने बताया, तो ये साइकिल है। अभी ये जब इधर शिफ्ट होंगे, मेरी अगला सीड आ जाएगा वो इसका प्लेस लेने के लिए, और फिर जैसे ही ये बड़े होके ये सेल आउट होंगे, वैसे ही दूसरा सीड तब तक तैयार होगा। तो वो एक चेन है जो चलती रहती है। ओके। जो हमारी टाइम सेविंग है। करने के लिए हम वो भी कर सकते हैं कि हम ये छोटा बच्चा लाएं, उसको 7-8 महीने तक बड़ा करें और उसके बाद हम सेल आउट करें। लेकिन जब भी आप कमर्शियल फार्मिंग करते हैं तो उसके अंदर एक चेन बनाना ज़रूरी होता है कि जो डिमांड एंड सप्लाई होती है
कि हमारा ब्रेक ना होने पाए सप्लाई जो है, तो उधर से हमारा सीड आता रहता है, इधर बड़ी होती रहती है और वो अच्छा, नर्सरी सप्लाई आप लोगों के फिक्स रहते होंगे जहाँ पे देते हैं कि कोई इसके लिए कोई एक मार्केट? नहीं, इसके लिए एक मार्केट है, जैसे मंडियां हैं फिशरीज की, कहीं भी हम सेल कर सकते हैं, यानी अगर हम चाहें तो हम बाहर अभी दुकान लगवा दें। लेकिन जब इसकी बात आती है, जब आप एक कुछ लेवल पे काम कर रहे होते हैं, यानी सपोज अभी आपके एक तालाब में 40 क्विंटल अगर माल है, तो 40 क्विंटल बट ऑब्वियस है कि हम 2 दिन में 3 दिन में तो यहाँ तो नहीं सेल कर सकते हैं रिटेल कस्टमर्स को। उसके लिए हमें होलसेल मार्केट जो होती है, तो होलसेल जो बायर्स होते हैं वो आपके तालाब पे आते हैं और आपका एक रेट फिक्स होता है और उनसे एक टाइम फिक्स होता है कि भाई ठीक है 3 to 4 डेज में हम 40 क्विंटल अप्रॉक्सीमेट जो इसका है वो हम उसे खाली कर देंगे। बस 3। अच्छा, जो लोग आजकल बड़ा लोगों का इंटरेस्ट हो रहा है इसमें, जो लोग करना चाहते हैं अपने फार्म हाउस पे, तो उनके लिए क्या कोई बहुत टफ तो है नहीं है प्रोसीजर? नहीं, बहुत टफ नहीं है, लेकिन एक बात है कि एक फुल टाइम जॉब है। लोग जो सोचते हैं कि या तो फिर उनके पास जो भी, मेरा मानना यही कि या तो आपके पास में आदमी एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जो फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज कर सके वहाँ पे, तो वैसे आदमी के लिए बहुत आसान है। और सीखना तो हर चीज़ में पड़ता है, तो हमें तो कुछ भी नहीं पता था, हमें तो ना ब्रिकलिन का कुछ पता था ABCD, ना ही हमें फिशरीज की पता थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि ओवरऑल प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बिल्कुल।